हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने क्लास 9th का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है अपना चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, साइंस में। तो आज हम उसमें अपना अगला लेक्चर लेकर के आए। उसमें मैंने डिवीजन ऑफ लेबर से पहले सब कुछ आपको कवर करा दिया है। यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, बहुत सारी चीज़ें कवर अप करा दी हैं। अगर आपने वो वाले लेक्चर नहीं देखे तो आप वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं थोड़ा सा अब। तो इससे अगला टॉपिक है अपना डिवीजन ऑफ लेबर। मैंने कल भी आपके साथ डिस्कस किया था डिवीजन ऑफ लेबर, एक वर्ड आया था। तो एक्चुअल में होता क्या है, मैंने वहाँ बोल दिया था कि हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज हम देखेंगे डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है। देखो, डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन मानी बांटना होता है ना, बांटना। और लेबर का मतलब होता है काम, काम या काम करने वाले, काम करने वाले, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, काम करने वालों को बांटना। डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, काम करने वालों को बांटना। तो बस वही तो कर रहे हैं हम यहाँ डिवीजन ऑफ लेबर में। काम कौन करता है हमारी बॉडी के, सब सेल्स। हमारी बॉडी के सभी हमारी बॉडी का सभी काम कौन करते हैं, सेल्स करते हैं, ठीक है। हमें ये भी पता है कि हर काम के लिए अलग टाइप की सेल बनी हुई है हमारी बॉडी में। तो वही हमारा डिवीजन ऑफ लेबर है, यानी कि काम के हिसाब से सेलों का डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाएगा, आपका डिवीजन ऑफ लेबर कहलाएगा। कैसे देखते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर इज डिफाइंड एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस लाइफ एक्टिविटीज, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर इज डिफाइंड एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस लाइफ एक्टिविटीज एंड फंक्शंस amongst different parts of the body so that they get specialized to perform that function। हाँ, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर एक तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब लाइफ के बहुत सारी एक्टिविटीज और बहुत सारे कामों को बांटना है, कि ताकि हमारा बॉडी का हर एक पार्ट अपने स्पेशलाइज फील्ड में ही काम करे। जैसे हम फॉर एग्जांपल जो हमारे हाथ और पैर, पैरों को, पैरों में डिवीजन ऑफ लेबर के अकॉर्डिंग पैरों का क्या काम है कि हमें एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने में हेल्प करते हैं पैर। हाथों का काम है कि किसी चीज को उठा करके दूसरी तरफ रख देना, दैट वो काम है हाथ का। अब आप चाहो तो इनको रिवर्स करके देखो कि भाई नहीं, हम क्या करेंगे, हम हाथों से चलेंगे और पैरों से सामान को इधर उधर उठा के रखेंगे। क्या पॉसिबल है? पॉसिबल हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, लेकिन इतना परफेक्शन नहीं आएगा। परफेक्शन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसका उस काम में स्पेशलाइजेशन ही नहीं है। आप हाथों से चलना चाह रहे हो, लेकिन हाथों का जो स्पेशलाइजेशन है वो चीज़ों को उठा करके दूसरी जगह रखने में है, चलने में स्पेशलाइजेशन नहीं है। तो चल सकते हो आप हाथों से, प्रैक्टिस करके चला जा सकता है हाथों से, लेकिन इतना परफेक्शन नहीं आएगा। परफेक्शन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वहाँ स्पेशलाइजेशन नहीं है। तो डिवीजन ऑफ लेबर के अकॉर्डिंग जो जो काम किसी भी बॉडी पार्ट को दिए गए वो उसी काम में स्पेशलाइज्ड है, ठीक है। तो ये होता है डिवीजन ऑफ लेबर। इसके आगे अगर हम बात करें तो इससे आगे हमारी आती है सेल शेप। सेल की शेप कैसी होती है, ठीक है, सेल की शेप कैसी होती है। तो देखते हैं कैसी शेप होती है सेल की। अगर हम देखें तो एक चीज़ देखिएगा, वैसे तो सेल हमारी स्फेरिकल होती है, जनरली सेल कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। लेकिन बट क्या होगा, सेल हमें पता है, सेल जो है, सेल हर एक टाइप की सेल का अपना अलग काम होता है। तो इसी तरीके से सेल की जो शेप होती है वो उसके काम यानी कि उसके फंक्शन पर डिपेंड करती है कि उसका फंक्शन कैसा है। वैसे जनरली स्फेरिकल टाइप की होती है, लेकिन सेल की जो शेप होती है वो जनरली डिपेंड किस पर करती है, वो जनरली डिपेंड करती है आपके सेल के फंक्शन पर, कि सेल का फंक्शन क्या है। तो सेल का फंक्शन क्या है वो डिसाइड करेगा सेल की शेप क्या होनी चाहिए, किस फंक्शन के सेल की शेप कैसी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे द शेप ऑफ द सेल में भी वेरिएबल, इसीलिए शेप, सेल की जो शेप होती है वो वेरिएबल होती है, फिक्स्ड नहीं है। हम मान सकते हैं कि स्फेरिकल है, लेकिन वो हर एक टाइम स्फेरिकल नहीं रहती, वो टाइम टू टाइम या फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, ठीक है। दैट इज, आगे चलें। अब देखें अगर आगे तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब हमें पूरी इसके बाद का पूरा चैप्टर
स्ट्रक्चर ऑफ सेल पर ही पढ़ना है, सेल के अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, पूरा अंदर तक का क्लासिफिकेशन हमें करना है। ठीक है, तो सबसे पहले है स्ट्रक्चर ऑफ सेल कि सेल कैसी होती है। तो देखते हैं, ऑल सेल्स हैव फॉलोइंग 3 मेजर फंक्शनल रीजन्स। सभी सेल्स के पास ये 3 पार्ट जरूर होंगे, हमारे ये वाले मेनली 3 पार्ट्स जरूर होते हैं। इन्हीं 3 पार्ट्स में हमें अपना पूरा चैप्टर निकाल देना है अब। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पढ़ना है सेल मेम्ब्रेन। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है देखते हैं। यस, दिस इज दी, सॉरी इसको सही करो, दिस इज है ये, दिस इज दी आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। क्या करती है सेल सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन एक आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की, यानी कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल के ऊपर से एक आउटर मोस्ट कवर चढ़ा दिया। जैसे हम अपनी नोटबुक पर कवर चढ़ाते हैं, वैसे ही हमारी सेल पर एक बाहर की तरफ से कवर चढ़ा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। वो क्या काम करता है, आपका कवर क्या काम करता है कि आपकी नोटबुक का जो कवर है क्या काम करता है कि नोटबुक पर कोई फटे ना नोटबुक, कोई स्क्रैच ना पड़ जाए नोटबुक पर, या मानो फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ गिर गई नोटबुक के ऊपर तो अंदर से नोटबुक ख़राब ना हो जाए हमारी, इसीलिए हम कवर चढ़ाते हैं उस पर। ठीक है, सेम काम होता है सेल मेम्ब्रेन का। सेल क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल का कवर है। तो वो क्या काम करती है, वो देखती है कि भाई सेल के अंदर और बाहर क्या क्या हो रहा है, अंदर से कोई चीज़ बाहर ना जाए, बाहर से कोई चीज़ अंदर ना आए, या जिसकी रिक्वायरमेंट है वही चीज़ अंदर जाए, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है वही चीज़ बाहर आए। बाकी की आलतू फालतू कोई भी वहाँ ट्रांसपोर्टेशन नहीं होना चाहिए। वो सब क्या काम करती है, सेल मेम्ब्रेन काम करती है। देख लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा होता है सेल मेम्ब्रेन का, यानी कि सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, कैसी बनी होती है, कितनी थिकनेस होती है, वो सब देखना है। तो देखते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ लिविंग थिन डेलिकेट इलास्टिक सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। यस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग यानी कि जिस चीज़ से बनी होती है वो लिविंग है, मतलब सेल हमारी लिविंग है, डेड तो नहीं है भाई। अगर हमारी सेल्स ही डेड हो जाएं तो हम ही डेड हो जाएंगे। तो सेल्स कैसी होती हैं, हमेशा लिविंग होती हैं। तो सेल मेम्ब्रेन भी लिविंग होती है, थिन यानी कि बहुत पतला कवर होता है, बहुत पतली, थिकनेस बहुत कम होती है इसकी। डेलिकेट, बहुत डेलिकेट होती है, डेलिकेट टाइप की। इलास्टिक, इलास्टिक टाइप की होती है। ठीक है, अभी इलास्टिक मतलब इसका साइज घट और बढ़ सकता है अकॉर्डिंग टू द साइज, अकॉर्डिंग टू द सेल साइज। सेल जैसे सेल मानो, सेल मान लीजिए इंक्रीज हो गई, सेल स्वेल अप हो गई किसी वजह से, चोट लगने से सेल स्वेल हो गई, सूजन आ गया, चोट लगने से सूजन आता है, सेल सूज गई, तो उसी हिसाब से हमारा सेल मेम्ब्रेन भी बड़ा हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं इलास्टिक। इलास्टिक होती है ये। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन आप पहली बार सुन रहे होगे मेरे हिसाब से। इसको शॉर्ट फॉर्म में एसपीएम भी बोलते हैं। एसपीएम का क्या काम होता है, ये कुछ सिलेक्टिव पार्टिकल्स को ही अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जाने देता है। यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है हमारी, जो सेल का कवर है, वो कुछ टाइप के ही पार्टिकल्स को सेल के अंदर जाने देगा, कुछ टाइप के पार्टिकल्स को ही सेल से बाहर आने देगा। यह हर एक पार्टिकल का मूवमेंट अपने अंदर से पॉसिबल नहीं करेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप मान सकते हो चाय छानने की छलनी जो होती है आपकी, वो चाय के यानी कि खाली पानी और दूध का मिक्सचर ही अपने पास से पास होने देती है, चाय की पत्ती को रोक देती है, रोक देती है नहीं, क्योंकि चाय की पत्ती उसमें अलाउ नहीं है। उसी को बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि कुछ चीज़ों को रोक दे, कुछ चीज़ों को जाने दे, दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अच्छा, तो ये सेमी परमिएबल होती है, यानी कि ये कुछ ही चीज़ों को जाने देती है जिसको ये जिसे ये सेल को रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी सेल को रिक्वायरमेंट नहीं होती ये पास नहीं होने देती है, ये रोक देती है उसे। इसके आगे, इट इज अबाउट 7 नैनोमीटर थिक,
यानी कि देख रहे हो नैनोमीटर में है थिकनेस इसकी। नैनोमीटर का मतलब समझ लो अब 7 नैनोमीटर है ओनली। देयर इज द थिकनेस इज 7 नैनोमीटर। सेल वॉल इज फ्लेक्सिबल एंड मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सेल वॉल कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है। और किससे बनी होती है? ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। यानी कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो, या सेल वॉल है, वो किससे बनी होगी? लिपिड या प्रोटीन से बनी होगी। ठीक है, आगे चलें। आगे चलते हैं। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन द सेल, देयरफॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, एसपीएम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंट्री या एग्जिट का काम करती है, समझो। सेल के अंदर किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसको एंट्री देगी, सेल के अंदर जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है उसको बाहर निकाल देगी, एग्जिट कर देगी। लेकिन ये कुछ पार्टिकल्स को ही अपने अंदर से पास होने देती है, इसको बोलते हैं एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, और क्या काम है इसके? देयर आर मैनी फंक्शंस परफॉर्म बाय दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर गिवन बिलो। बहुत तरीके के फंक्शंस हैं इसके। कुछ फंक्शंस हमने नीचे दिए हैं। पहला फंक्शन है डिफ्यूजन, दूसरा फंक्शन है ऑस्मोसिस, तीसरा फंक्शन है मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, फोर्थ फंक्शन है आपका एंडोसाइटोसिस, और फिफ्थ है एक्जोसाइटोसिस। ठीक है, ये हमारे कुछ फंक्शंस हैं। तो पहला फंक्शन हमें ये सभी फंक्शंस हमें अभी डिटेल में डिस्कस करने। पहला फंक्शन डिफ्यूजन हमें डिटेल में डिस्कस करना है पहले। तो देखते हैं डिफ्यूजन क्या है। सम सब्सटेंसेज सच एज CO2, O2 एंड वाटर कैन मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू अ प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जैसे कि अभी बताया कि कुछ मटेरियल सेल के अंदर चले जाते हैं, कुछ मटेरियल सेल के बाहर आ जाते हैं, और जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उनको अलाउ भी करती है अंदर जाने के लिए, बाहर आने के लिए। तो ठीक है, उनमें से क्या हो सकते हैं? मान लो वाटर हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है, या कोई फूड पार्टिकल हो सकता है। तो अब क्या होगा? जिस प्रोसेस के थ्रू हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या वाटर या कोई भी मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाता है या सेल से बाहर निकल के आता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोला जाता है? डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू वन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज फाइनली अचीव्ड। यस, पहले तो इसको डिफ्यूजन को समझने के लिए आप कंसंट्रेशन समझ लीजिए। कंसंट्रेशन का मतलब आप इतना ही समझ लीजिए कि उस जगह कंसंट्रेशन हाई होती है जहां उस खुद की अमाउंट ज़्यादा हो। मान लीजिए कोई एसिड है, एसिड को आपने वाटर के अंदर मिलाया, अगर आपका एसिड कम है तो हम बोलेंगे वो नॉन कंसंट्रेटेड है, लेकिन अगर आपका एसिड ज़्यादा है तो आप बोलोगे वो कंसंट्रेटेड है। एसिड की अमाउंट कितनी है, इसी तरीके से जहाँ अमाउंट ज़्यादा होती है उसको हम बोलते हैं हाई कंसंट्रेशन होना। तो डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन एक तरीके का मूवमेंट है, मॉलिक्यूल का मूवमेंट है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। जैसे फॉर एग्जांपल अभी नीचे मैंने डायग्राम दे करके आपको समझाया है पूरा, देखते हैं क्या है। डिफ्यूजन इज फास्टर इन गैसियस फेज देन इन लिक्विड एंड सॉलिड्स। डिफ्यूजन जो है वो गैसेज में ज़्यादा होता है, लिक्विड और सॉलिड में कम होता है। होता क्या है डिफ्यूजन? जैसे मान लीजिए ये एक अमीबा की सेल है, ये मैंने अमीबा की सेल बनाई है। बाहर जो वाटर में ऑक्सीजन है वो ज़्यादा है, बाहर सेल के बाहर ऑक्सीजन बहुत है। वाटर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से ही तो मिलकर बना है, तो वाटर के अंदर बहुत सारी ऑक्सीजन है। ठीक है, अच्छा, अगर वाटर में बहुत सारी ऑक्सीजन है तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या हो गई? हाई हो गई। वाटर की ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बाहर की तरफ हाई है, और हमने क्या बोला है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है। तो वाटर की ऑक्सीजन अमीबा के अंदर डिफ्यूज करने की कोशिश करेगी। क्यों? क्योंकि बाहर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अंदर अमीबा के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है। तो डिफ्यूजन की वजह से वाटर में से ऑक्सीजन किसके अंदर चली जाएगी? अमीबा के अंदर चली जाएगी। ठीक है, अच्छा,
अब अमीबा जैसे ही रेस्पिरेशन करेगा, अमीबा जैसे ही रेस्पिरेशन करेगा तो वो ऑक्सीजन को किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड में। किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड में। अब अमीबा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई, अमीबा में कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा कंसंट्रेशन होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड अब बाहर निकल जाएगी। क्यों, क्योंकि डिफ्यूजन जो होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। पहले ऑक्सीजन बाहर ज़्यादा थी, अब अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई, तो ज़्यादा होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ऑटोमेटिकली बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी, जिसको हम नाम देते हैं डिफ्यूजन। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। सो कोई प्रॉब्लम इसमें, यहाँ तक हमने डिफ्यूजन तक आज अपना कवर कर दिया है। अगर डिफ्यूजन तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आपसे को तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आज हम क्लास यहीं एंड करते हैं, बाकी का सिलेबस कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।